हेलो एवरीवन, एकशिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएसएसएससी पेट 2025 के लिए जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट सीरीज। ये सीरीज आपको रोजाना मिलेगी और ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? विकल्प 1 पर्यावरण मंत्रालय, 2 नीति आयोग, 3 योजना आयोग, 4 शिक्षा मंत्रालय। चलिए अब इसको समझते हैं। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। इन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। भारत में इन लक्ष्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मापने और उनकी रैंकिंग करने के लिए नीति आयोग हर साल एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि कौन सा राज्य पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो सही उत्तर है विकल्प 2 नीति आयोग। याद रखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स इक्वल्स नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग ही राज्यों का प्रदर्शन ट्रैक करता रहे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संयुक्त पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन कितनी है? विकल्प 1 5,000 रुपये, 2 7,000 रुपये, 3 10,000 रुपये, 4 12,000 रुपये। चलिए इसे समझते हैं। संयुक्त पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन व्यवस्था है। इस योजना के तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थायी आय मिल सके, ताकि वे अपने जीवन यापन में आर्थिक परेशानी का सामना न करें। तो सही उत्तर है विकल्प 3 10,000 रुपये। याद रखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी और दिजित गुजराती ने 2024 में बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? विकल्प ए शतरंज, 2 टेबल टेनिस, तीरंदाजी, 4 एथलेटिक्स। चलिए अब इसे समझते हैं। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी और दिजित गुजराती ये सभी भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की ताकत को भी साबित किया। तो सही उत्तर है विकल्प शतरंज। याद रखिए, बुडापेस्ट 2024 स्वर्ण पदक इक्वल्स शतरंज। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्लाउडिया शीनबाम ने 2024 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? विकल्प 1 ब्राजील, 2 अर्जेंटीना, 3 स्पेन, 4 मेक्सिको। चलिए अब इसको समझते हैं। क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की एक प्रमुख राजनेता है। 2024 में उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले वे मेक्सिको सिटी की मेयर रह चुकी हैं और अपने पर्यावरण नीतियों व सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए जानी जाती है। उनकी जीत मेक्सिको के राजनीतिक इतिहास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की एक बड़ी मिसाल है। सही उत्तर है विकल्प 4 मेक्सिको। याद रखिए, क्लाउडिया शीनबाम इक्वल्स मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति 2024। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? विकल्प 1 महाराष्ट्र, 2 बिहार, 3 हरियाणा, 4 गुजरात। इसको समझते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और खेलों को बढ़ावा देना है। हर साल इन खेलों का आयोजन अलग अलग राज्यों में होता है।
2025 में इस खेल महोत्सव की मेजबानी बिहार ने की। बिहार ने पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करते हुए खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट खेल सुविधाएं और बेहतर प्रबंधन प्रदान किया, जिससे यह आयोजन यादगार बन गया। इस बार का सुवांकर मैस्कॉट था गज सिंह, जो खेल उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। सही उत्तर है विकल्प 2, बिहार। याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, बिहार, सुवांकर गज सिंह। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में किसने मान्यता दी है? विकल्प 1 द इकोनॉमिस्ट, 2 नेशनल जियोग्राफिक, 3 वॉल स्ट्रीट जर्नल, 4 ओट्स। इसको समझते हैं। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप जैसी जगहें इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विशेष बनाती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन की मान्यता दी है। इसका मतलब है कि यह राज्य दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में पहचाना गया है। सही उत्तर है विकल्प 3 वॉल स्ट्रीट जर्नल। याद रखिए, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 इक्वल्स मध्य प्रदेश वॉल स्ट्रीट जर्नल। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2025 में एआई एक्शन समिट कहां आयोजित किया गया था? विकल्प 1 बर्लिन, 2 पेरिस, 3 लंदन, 4 टोक्यो। अब हम इसको समझते हैं। एआई एक्शन समिट एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग नेता और नीति निर्माता एक साथ आते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर चर्चा करना है। यहां नई एआई तकनीकों के विकास, साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और एआई से जुड़ी नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। 2025 में यह सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया, जिसमें कई देशों ने भाग लिया और एआई के भविष्य के लिए साझा रूपरेखा तैयार की गई। तो सही उत्तर है विकल्प 2 पेरिस। याद रखिए, एआई एक्शन समिट 2025 इक्वल्स पेरिस। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्वावलंबिनी पहल महिलाओं की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर किस राज्य में केंद्रित है? विकल्प 1 असम, मेघालय, मिजोरम, 2 गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, 3 तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 4 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसको समझते हैं। स्वावलंबिनी पहल एक विशेष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय और स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। इस पहल के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और उद्यमिता से जुड़ी कौशल सिखाई जाती है। यह पहल खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के लिए बनाई गई है ताकि वहां की महिलाओं को छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके। 2025 में यह पहल मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में केंद्रित रही। इन राज्यों की महिलाएं बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने में आगे आई है। सही उत्तर है विकल्प 1 असम, मेघालय, मिजोरम। पंक्ति याद रखिए, स्वावलंबिनी पहल महिलाओं की उद्यमिता केंद्रित राज्य असम, मेघालय में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मत्स्य 6000 क्या है? विकल्प 1 परमाणु पनडुब्बी, 2 गहरे समुद्र में जाने वाला मानव सवार पनडुब्बी सबमर्सिबल, 3 आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली, तटीय निगरानी ड्रोन। इसको इस प्रकार से समझते हैं। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मौजूद खनिज संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना है। इस मिशन के तहत विकसित मत्स्य 6000 एक मानव सवार गहरे समुद्र में जाने वाला पनडुब्बी वाहन ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल है। यह पनडुब्बी समुद्र की सतह से लगभग 6000 मीटर गहराई तक जा सकती है और एक समय में 3 लोगों को ले जा सकती है। इसका उपयोग समुद्र तल पर खनिज संसाधनों की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री जीवन के अध्ययन के लिए किया जाएगा। सही उत्तर है विकल्प 2 गहरे समुद्र में जाने वाला मानव सवार पनडुब्बी सबमर्सिबल।
याद रखिए मत्स्य 6000 ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल, गहराई 6000 मीटर, मिशन डीप ओशन मिशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने लगातार 8वें वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग यानी विश्व खुशहाली रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? विकल्प 1 डेनमार्क, 2 फिनलैंड, 3 आइसलैंड, 4 स्वीडन। इसको समझाते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें दुनिया के देशों को नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, सामाजिक सहयोग, आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता जैसे कारकों के आधार पर रैंक दिया जाता है। 2025 की रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। फिनलैंड की खुशहाली के पीछे मुख्य कारण है बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कम भ्रष्टाचार और पारदर्शी प्रशासन, मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और सबसे अहम, लोग प्रकृति के करीब और कम तनाव वाले जीवन में विश्वास रखते हैं। सही उत्तर विकल्प 2 फिनलैंड। याद रखने की ट्रिक, फिनलैंड फिर न लड़। यहां लोग बार बार नहीं लड़ते, इसलिए खुश रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प 1 1985, 2 1961, 3 1987, 4 1988। इसको समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम को पारित करने की मुख्य वजह थी 1984 का भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें हजारों लोग और जानवर मारे गए और वातावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हुआ। भोपाल गैस कांड के बाद सरकार ने महसूस किया कि देश में एक व्यापक कानून होना जरूरी है जो प्रदूषण को नियंत्रित करे, पर्यावरणीय मानकों को तय करे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। इसलिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह कानून भारत के सभी हिस्सों में लागू होता है और सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए विशेष शक्तियां देता है। सही उत्तर विकल्प 2 1986। याद रखने की ट्रिक, भोपाल त्रासदी 1984, 2 साल बाद 1986 में बड़ा कानून आया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रोचक प्रश्न की ओर। कौन सी जनजाति वंगाला उत्सव मनाती है, जिसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? विकल्प 1 त्रिपुरी लोग, 2 गारो जनजाति, 3 माड़ा तीज समुदाय, 4 बिहू जनजाति। इसको समझते हैं। वंगाला उत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की प्रसिद्ध जनजाति गारो का एक पारंपरिक फसल उत्सव है। इसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल यानी 100 ड्रमों का उत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक साथ 100 नबाडे ड्रम बजाए जाते हैं। यह उत्सव धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है अपने फसल के देवता मिसिंग सलजोंग को अच्छी पैदावार और समृद्धि के लिए। इस मौके पर पुरुष और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजते हैं, बड़े बड़े ड्रमों की गूंज के साथ नृत्य करते हैं। पूरा माहौल रंग, संगीत और खुशियों से भर जाता है। यह उत्सव हर साल नवंबर में मनाया जाता है, जब धान की फसल कटाई पूरी हो जाती है। तो सही उत्तर विकल्प 2 गारो जनजाति। याद रखने की ट्रिक, गारो गूंजते हैं ड्रम, वंगाला उत्सव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ज्ञानवर्धक प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन कराता है? विकल्प 1 भारत निर्वाचन आयोग, 2 सर्वोच्च न्यायालय, 3 लोकसभा, 4 राज्यसभा। अब राष्ट्रपति चुनाव को समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में कराया जाता है। संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 56 और 55 में राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद, लोकसभा व राज्यसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। न्यायिक पहलू, अगर चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव की खासियत, इसमें प्रत्येक मतदाता का मूल्य वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होता है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बना रहे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाई जाती है। सही उत्तर है 1 भारत।
हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि भारत कई बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का हिस्सा है, लेकिन वह अभी भी किस समूह की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है? विकल्प वासेनार व्यवस्था, वासेनार अरेंजमेंट। 2 ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। 7 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR। समझते हैं इसको क्या कारण रहा? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों, मिसाइलों, परमाणु तकनीक और संवेदनशील वस्तुओं के अवैध निर्यात व प्रसार को रोकने वाली 4 बड़ी व्यवस्थाओं में से 3 का सदस्य है। 1 वासेनार व्यवस्था, संवेदनशील हथियारों और तकनीक का नियंत्रण। 2 ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जैविक और रासायनिक हथियारों से जुड़ी सामग्री पर नियंत्रण। 2 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR, मिसाइल और ड्रोन तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण। लेकिन भारत अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का सदस्य नहीं बन सका है। क्यों नहीं मिला NSG में प्रवेश? मुख्य कारण चीन का विरोध। चीन का तर्क है कि NSG में केवल वे देश शामिल हों जिन्हों परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन भारत को मिला है, लेकिन सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया में चीन की बाधा के कारण अभी सदस्यता नहीं मिली। सही उत्तर विकल्प 3 न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। याद रखने की ट्रिक, 3 मिल गए साथी, चौथा अभी बाकी, NSG की कुर्सी है खाली। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के ब्लड क्लॉट बनने में सहायता करता है? विकल्प 1 विटामिन A, 2 विटामिन D, 3 विटामिन E, 4 विटामिन K। इसको समझते हैं। हमारे शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चोट या कट लगने पर खून का बहना नहीं रुके तो जान का खतरा हो सकता है। रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को ब्लड कोआगुलेशन कहते हैं। इसमें विटामिन K एक अहम भूमिका निभाता है। विटामिन K का काम, यह लीवर में कुछ विशेष प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। ये प्रोटीन ही खून को जमाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर शरीर में विटामिन K की कमी हो जाए तो मामूली चोट पर भी ज्यादा खून बह सकता है। तो सही उत्तर विकल्प 4 विटामिन K। याद रखने की ट्रिक, K का मतलब है खून, खून को रोकना। बस याद रखिए विटामिन K इक्वल्स खून स्टॉप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? विकल्प 1 इक्ष्वाकु वंश, 2 वाकाटक वंश, 3 शक वंश, 4 खारवेल वंश। इसको आप समझते हैं। पुराणों में कई राजवंशों को उनके क्षेत्र, शक्ति और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग उपाधियां दी गई हैं। श्री पर्वती का अर्थ है पर्वतों के स्वामी या पर्वतीय क्षेत्रों में शासन करने वाले। यह उपाधि इक्ष्वाकु वंश के शासकों को दी गई थी। इक्ष्वाकु वंश, यह वंश प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध वंश था जो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा और आसपास के क्षेत्रों में शासन करता था। इनके साम्राज्य में कई पर्वतीय क्षेत्र थे, इस कारण इन्हें श्री पर्वती कहा गया। इस वंश के शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। सही उत्तर विकल्प 1 इक्ष्वाकु वंश। याद रखने की ट्रिक, पर्वतों पर इक्ष लक्ष्य साधो इक्ष्वाकु। इससे आपको याद रहेगा कि पर्वतीय उपाधि इक्ष्वाकु वंश को मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख योगदान क्या था? विकल्प 1 पर्यावरण सुरक्षा, 2 उच्च खाद्यान्न उत्पादन, 3 वन संरक्षण, 4 रोजगार संवर्धन। चलिए समझते हैं हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के कृषि इतिहास में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। समय 1960 के दशक के मध्य से शुरू। मुख्य व्यक्ति डॉक्टर MS के स्वामीनाथन, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। मुख्य तकनीकें, उन्नत किस्म के बीज HYV सीड्स, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक सिंचाई पद्धतियां। इसका सबसे बड़ा योगदान था देश में खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि। इसके कारण भारत को अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा और अनाज में आत्मनिर्भरता मिली। सही उत्तर विकल्प 2 उच्च खाद्यान्न उत्पादन। याद रखने की ट्रिक, हरे हरे खेत
भर भर भंडार, हरित क्रांति, अधिक अनाज। अगला प्रश्न है, महलवारी प्रणाली को किस वर्ष में नियमन संख्या 7 के माध्यम से लागू किया गया था? विकल्प 1 1793, 2 1822, 3 1822, 4 1822। इसको समझते हैं महलवारी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इसमें कर, टैक्स गांव या महल की सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित होता था। कहाँ लागू हुई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र। किसने लागू की? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था की शुरुआत की। बाद में 1833 में इसे जेम्स थॉमसन ने और विकसित किया। विशेषता, पूरे गांव महल को एक इकाई मानकर उस पर कर तय किया जाता था। गांव के प्रधान और किसानों पर सामूहिक जिम्मेदारी होती थी कि तय समय पर टैक्स जमा करें। नियमन संख्या 7 रेगुलेशन 7 के माध्यम से यह व्यवस्था 1822 में औपचारिक रूप से लागू हुई थी। तो सही उत्तर विकल्प 3 1822। याद रखने की ट्रिक, महल में 22 कमरे, महलवारी 1822। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीषण भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? आपके विकल्प हैं 1 सूडान, 2 अल्जीरिया, 3 लीबिया, 4 मिस्र। समझाइए। दारफुर सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित एक संघर्ष प्रभावित क्षेत्र है। यहां पिछले कई वर्षों से गृहयुद्ध, हिंसा और जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी और मानवीय संकट गहरा गया है। 2023-41 में लिस्टग्राम में दारफुर से एकाद मिल पर स्नेक मतदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी कि लाखों लोग अकाल की कगार पर है। इसका मुख्य कारण है लगातार सशस्त्र संघर्ष, भोजन की आपूर्ति बाधित होना और खेती पर पड़े जलवायु संकट का असर। और सही उत्तर है सूडान। तो ध्यान रखिए, दारफुर इक्वल सूडान ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में काफी महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प है 1 मुख्यमंत्री, 2 राज्यपाल, 3 राष्ट्रपति, 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि इनकी नियुक्ति में राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह को ध्यान में रखते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो सही उत्तर है राज्यपाल। ध्यान रहे, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति इक्वल्स राष्ट्रपति, एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। तो याद रखिए, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल का अधिकार। अब हमारा अगला प्रश्न है, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस सेफ पहल के लिए नीति आयोग के साथ किसने सहयोग किया? आपके विकल्प है 1 FAO, 2 WHO, 3 यूनिसेफ, 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। इसको समझते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस सेफ पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है पोषण सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और वितरण से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, ताकि भारत में खाद्य और पोषण संबंधी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। तो सही आंसर है विकल्प 4। तो याद रखिए, सेफ पहल इक्वल्स नीति आयोग प्लस WFP। अब हमारा अगला प्रश्न है, कल्चरल पॉवर्टी सांस्कृतिक निर्धनता की अवधारणा किसने दी थी? आपके विकल्प है ऑस्कर लुईस, गुन्नर मिर्डल, आशीष बोस, चौथा अमर्त्य सेन। इसको समझते हैं। कल्चरल पॉवर्टी या कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा अमेरिकी मानवविज्ञानी ऑस्कर लुईस ने दी थी। उन्होंने यह सिद्धांत 1950 और 1960 के दशक में मेक्सिको और प्यूर्टो रिको में गरीब समुदायों पर किए गए अपने शोध के आधार पर पेश किया। इस विचार के अनुसार गरीबी केवल आर्थिक कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली, मूल्य और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यानी गरीबी की संस्कृति खुद गरीबी को आगे बढ़ाती है।
सही उत्तर ऑस्कर लुइस। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के होते हैं? आपके विकल्प हैं, 1 बाध्यकारी होते हैं, 2 गैर बाध्यकारी होते हैं, 4 परंपराएं होती है। व्याख्या, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार बाध्यकारी जस्टिसेबल होते हैं, यानी यदि कोई व्यक्ति का मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इन अधिकारों को अदालत द्वारा लागू करवाया जा सकता है और अदालत इन्हें लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है। याद रहे, मूल अधिकार बाध्यकारी जस्टिसेबल, राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर बाध्यकारी नॉन जस्टिसेबल। सही उत्तर बाध्यकारी होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है? आपके विकल्प है, 1 मनरेगा, 2 भारत नेट, 3 मध्याह्न भोजन योजना, 4 अटल नवाचार मिशन। इसको समझते हैं। अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है देश में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब ATL और कॉलेजों स्टार्टअप्स के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC स्थापित करना। यह पहल 2016 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य है कि भारत को एक नवाचार प्रधान अर्थव्यवस्था बनाया जाए। ध्यान दें, कुछ योजनाएं निम्न से संबंधित है: मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत नेट, डिजिटल इंडिया परियोजना, दूरसंचार विभाग। मध्याह्न भोजन योजना इक्वल्स शिक्षा मंत्रालय की योजना, अटल नवाचार मिशन इक्वल्स नीति आयोग की पहल। सही उत्तर अटल नवाचार मिशन, बिल्कुल। अब हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जो असम समझौते से जुड़ा है, असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित करता है? आपके विकल्प है, 1 26 जनवरी 1950, 2 1 जनवरी 1966, 3 25 मार्च 1971, 4 15 अगस्त 1947। इसको समझते हैं। 1985 का नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते के तहत लाया गया था। असम समझौता 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजना। इस समझौते के अनुसार जो भी व्यक्ति 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आकर असम में बस गया है, उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। यह तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरू हुआ था। तो सही उत्तर है विकल्प 3 25 मार्च 1971। तो याद रखिए, असम समझौता प्लस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 अंतिम तिथि इक्वल टू 25 मार्च 1971। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी? आपके विकल्प हैं, 1 तमिलनाडु, 2 मिजोरम, 3 सिक्किम, 4 केरल। भारत का सबसे साक्षर राज्य है। महिला साक्षरता दर लगभग 92%, पुरुष साक्षरता दर लगभग 96%। केरल की उच्च साक्षरता का कारण है शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीतियां, मिशनरी स्कूलों और सामाजिक सुधार आंदोलनों का योगदान, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान। अन्य विकल्पों की महिला साक्षरता दर 2011: तमिलनाडु लगभग 73%, मिजोरम लगभग 81%, सिक्किम लगभग 76%। तो सही उत्तर है विकल्प डी केरल। तो याद रखिए, महिला साक्षरता 90% प्लस 2011 इक्वल केरल। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है और राज्य विधानमंडल को निर्वाचन याचिकाओं के तरीके निर्धारित करने का अधिकार देता है? आपके विकल्प हैं, अनुच्छेद 250, 2 अनुच्छेद 250 U, 3 अनुच्छेद 250 ZG, 4 अनुच्छेद 250 W। समझते हैं इसको। भारतीय संविधान के भाग 9 से नगर पालिकाएं में अनुच्छेद 250 P से 250 ZG तक प्रावधान है।
अनुच्छेद 250 ZG कहता है कि नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी अदालत में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से होगा और उसके तरीके एवं प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तय की जाएगी। ध्यान रहे 250T नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, 250U नगर पालिकाओं की अवधि और पुनर्गठन, 250W नगर पालिकाओं के अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां, 250ZG चुनाव मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का निषेध। सही उत्तर 3 अनुच्छेद। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? आपके विकल्प हैं 1 लखनऊ, 2 प्रयागराज, 3 आगरा, 4 वाराणसी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य है युवाओं में खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देना, स्थानीय और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना, खेलों के माध्यम से सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूत करना। संसद खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक खेलों तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिनमें हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। सही उत्तर 1 लखनऊ। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिनजना पुरातात्विक स्थल का घर है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आपके विकल्प है 1 अलीगढ़, 2 मुजफ्फरनगर, 3 मेरठ, 4 बिजनौर। समझते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित जिनजना एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहां की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्राचीन मिट्टी के बर्तन, मोतियों और आभूषणों के टुकड़े, कृषि उपकरण और बस्तियों के पुरातन अवशेष शामिल हैं। यह खोज साबित करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार केवल पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी था। सही उत्तर 2 मुजफ्फरनगर। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की व्यवस्था करता है? आपके विकल्प है 1 अनुच्छेद 19, 2 अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 358। अब हम समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। यह केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल पर लागू होता है। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को भी निलंबित कर सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त नहीं होते। ध्यान दें, अनुच्छेद 19 नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपाय। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार का निलंबन। सही उत्तर 4 अनुच्छेद 358। अब हमारा अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से किस लिए सम्मानित किया गया था? आपके विकल्प हैं 1 साहित्य में योगदान, 2 खेल में योगदान, 3 नृत्य में योगदान, 4 विज्ञान में योगदान। समझते हैं केलुचरण महापात्र भारत के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य, ओडिसी डांस के गुरु और कलाकार थे। उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य शैली को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के लिए उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1994 में पद्म विभूषण और 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिए, केलुचरण महापात्र इक्वल्स ओडिसी नृत्य इक्वल्स पद्म भूषण 2000। सही उत्तर 3 नृत्य में योगदान। अब हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है? आपके विकल्प हैं 1 अनुच्छेद 86, 2 अनुच्छेद 84, 4 अनुच्छेद 83, संसद के सत्र, उसकी स्थगन अवधि और लोकसभा को भंग करने की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह तब किया जाता है जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 वर्ष या सरकार बहुमत खो दे और संसद आगे काम करने में सक्षम न हो। ध्यान दें, अनुच्छेद 83 लोकसभा और राज्यसभा की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार। संसद के सत्र और लोकसभा भंग करने का अधिकार। सही उत्तर 3 अनुच्छेद 85। अब हमारा अगला प्रश्न है, परमादेश रिट कब जारी की जाती है? आपके विकल्प है सार्वजनिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए, अवैध हिरासत के लिए, 3 संपत्ति विवाद के लिए, 4 चुनावी धोखाधड़ी के लिए। समझते हैं, भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार के परमादेश जारी करते हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी कर्तव्यों को सुनिश्चित करना होता है। विशेष रूप से मैंडम्स नामक परमादेश सरकारी अधिकारियों या निकायों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने का आदेश देता है। इसलिए परमादेश मुख्य रूप से सार्वजनिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए जारी की जाती है। सही उत्तर सार्वजनिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल दिया है? आपके विकल्प है 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 इंदिरा गांधी, 3 मनमोहन सिंह, 4 अटल बिहारी वाजपेयी। समझते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लगातार लगभग 17 वर्ष 1947 से 1964 तक सेवा दी। इंदिरा गांधी के 2 कार्यकाल थे, लेकिन वे लगातार नहीं थे। मनमोहन सिंह ने लगातार 10 साल 2004-2014 तक कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी के 3 कार्यकाल थे जो लगातार नहीं थे, इसलिए सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल दिया जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर 1 जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? आपके विकल्प है 1 फ्रांसीसी, 2 ब्रिटिश, 3 पुर्तगाली, 6 डेनिश। मैं उतरकर भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंधों की नींव रखी। यह यूरोपियों का भारत पहुंचने का पहला समुद्री प्रयास था, जिसने भारत के साथ वैश्विक व्यापार को गति दी। फ्रांसीसी और ब्रिटिश इसके बाद भारत में आए। डेनिशों का प्रभाव भी बाद में हुआ, इसलिए सबसे पहला यूरोपीय जो भारत पहुंचा था वह था पुर्तगाली। सही उत्तर 3 पुर्तगाली। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कितने दिनों के भीतर प्राप्त होता है? आपके विकल्प है 1 20 दिन, 2 30 दिन, 3 15 दिन, 4 60 दिन। समझते हैं, भारतीय संविधान की धारा 19(1)(a) के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांग सकता है और उस सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होता है। यदि सूचना से संबंधित मामला किसी व्यक्ति की जान, स्वतंत्रता या अन्य अधिकारों को प्रभावित करता है, तो सूचना 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यह कानून सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सही उत्तर 2 30 दिन। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है जो वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत आता है? आपके विकल्प हैं 21.67%, 23.18%, 25.17%, 27.43%। भारत की सरकार द्वारा जारी भारत वन रिपोर्ट 2023 में यह जानकारी दी गई है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% हिस्सा वन और वृक्ष आवरण से घिरा हुआ है।
यह वृक्ष आवरण न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जरूरी है बल्कि जैव विविधता की सुरक्षा, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन आवरण की मात्रा समय समय पर सरकार द्वारा सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपडेट होती रहती है। इसलिए सही उत्तर है 25.17%। सही उत्तर 3 25.17%। जय दात। अब हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षा ऑडिट किसकी जिम्मेदारी होती है? आपके विकल्प हैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। देखिए, भारत में सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की होती है। सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त होता है। इसका कार्य है सरकार के वित्तीय लेखों की जांच करना, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सीएजी संसद और राज्य विधानसभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिससे सरकारी खर्चों की समीक्षा हो सके। अन्य विकल्पों के बारे में वित्त मंत्रालय सरकारी नीतियों और बजट का प्रबंधन करता है, लेकिन लेखा परीक्षा नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा नीति और वित्तीय व्यवस्था का संचालन करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्थान है, वित्तीय लेखा परीक्षा का जिम्मेदार नहीं। इसलिए सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में कुर्रम नदी को क्या नाम दिया जाता था? आपके विकल्प हैं कुंभू, 2 काविल, स्वाति, 4 गोमल। जानते हैं, ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी कुर्रम नदी को कुंभू के नाम से जाना जाता था। यह नाम प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और उस समय के भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों को दर्शाता है। कुर्रम नदी आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमाई क्षेत्रों में बहती है। अन्य विकल्प, काविल ऋग्वेद में उल्लिखित एक अन्य नदी का नाम, लेकिन कुर्रम के लिए नहीं। स्वाति और गोमल अन्य नदियों के नाम हैं जो अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसलिए सही उत्तर है कुंभू। सही उत्तर 0 कुंभू। अब हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट शीट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? आपके विकल्प हैं 1 शिफ्ट F11, 2 कंट्रोल M, 3 कंट्रोल N और 4 Alt एंटर। आइए समझते हैं। शिफ्ट F11 ये एक्सेल में नया वर्कशीट जोड़ने के लिए डिफॉल्ट शॉर्टकट है। जब आप इसे दबाते हैं तो तुरंत एक नया शीट बन जाती है। कंट्रोल M एक्सेल में ये शॉर्टकट नया वर्कशीट नहीं बनाता। ये आमतौर पर मेनू से संबंधित होता है, पर इसका कोई डिफॉल्ट एक्सेल कार्य नहीं है। कंट्रोल N ये नई वर्कबुक न्यू वर्कबुक खोलने के लिए होता है, यानी एक नया एक्सेल फाइल। Alt एंटर सेल के अंदर लाइन ब्रेक नया लाइन डालने के लिए इस्तेमाल होता है, नया शीट बनाने के लिए नहीं। इसलिए सही उत्तर है शिफ्ट F11। सही उत्तर 1 शिफ्ट F11 जेस। अब हमारा अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड द कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपके विकल्प हैं 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 3 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 4 लोकसभा अध्यक्ष। हाल ही में यह महत्वपूर्ण पुस्तक संसद के कार्य, शक्तियों और संवैधानिक तुलनात्मक दृष्टिकोण पर है, जिसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने संसद के महत्व और संविधान की भूमिका को उजागर करने वाले कई कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस पुस्तक के विमोचन से संसद की कार्यप्रणाली और संवैधानिक अधिकारों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। सही उत्तर 3 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डबल। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपके विकल्प हैं 1 सूर सरोवर, 2 संगविसपुर बर्ड सेंचुरी, 3 सरसाई नवाब झील। यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध रामसर स्थल है। यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। सरसाई नवाब झील, यह झील भी उत्तर प्रदेश में है और रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
सूरसर मंजर झील, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह झील अन्य राज्य में स्थित है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है। इसलिए सही उत्तर है 4 सूरीसर मंजर झील। सही उत्तर सूरीसर मंजर झील। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय के नियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत जिम्मेदार है? आपके विकल्प है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा, प्रतिभूति विनिमय अधिनियम। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय के नियमों और नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत जिम्मेदार है। यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा के लेन देन, निर्यात आयात से जुड़ी विनिमय नीतियों और विदेशी निवेश के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम बैंकिंग सेक्टर के संचालन और विनियमन से संबंधित है। आरबीआई अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक के गठन और उसके सामान्य कार्यों का प्रावधान करता है, लेकिन विदेशी विनिमय के लिए विशेष अधिनियम नहीं है। प्रतिभूति विनियमन अधिनियम पूंजी बाजार और प्रतिभूतियों के विनिमय के लिए है, इसलिए सही उत्तर है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प है 1 ढाका बांग्लादेश, 2 कोलंबो श्रीलंका, 3 नई दिल्ली भारत, 4 बैंकॉक थाईलैंड। व्याख्या: बिम्स्टेक यानी बंगाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इस संगठन का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। यह सचिवालय बिम्स्टेक के कामकाज और समन्वय को संभालता है, इसलिए सही उत्तर है ढाका, बांग्लादेश। अब हमारा अगला प्रश्न है, टेक्टोनिक भूकंप सामान्यतः टेक्टोनिक प्लेटों के परस्पर क्रिया के साथ निम्नलिखित प्रकार की सीमाओं से किसके साथ जुड़े होते हैं? आपके विकल्प हैं 1 केवल परिवर्ती सीमाएं, 2 केवल महासागरीय क्रेस्ट, 3 परिवर्तित, विस्तारित और लोपांतरित सीमाएं, 4 केवल ऑफशोर क्षेत्र। देखिए, टेक्टोनिक भूकंप मुख्यतः तब उत्पन्न होते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। ये क्रियाएं विभिन्न प्रकार की सीमाओं पर होती हैं, जैसे परिवर्ती सीमाएं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहां प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है, विस्तारित सीमाएं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है, लोपांतरित सीमाएं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहां प्लेटें एक दूसरे के साथ साइड में फिसलती हैं। इसलिए टेक्टोनिक भूकंप इन परिवर्तित, विस्तारित और लोपांतरित सीमाओं से जुड़े होते हैं। अन्य विकल्प केवल परिवर्ती सीमाएं भूकंप का एक हिस्सा होती है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। महासागरीय क्रेस्ट और ऑफशोर क्षेत्र सीमाएं विशिष्ट प्रकार की सीमाएं हैं, परंतु पूरी तरह से भूकंप से जुड़ी नहीं। इसलिए सही उत्तर है परिवर्तित, विस्तारित और लोपांतरित सीमाएं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शेरों के लिए उभरते हुए दूसरे आवास के रूप में पहचाने गए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का स्थान कहाँ है? आपके विकल्प है 1 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात, 3 राजस्थान, 4 महाराष्ट्र। देखिए, बरदा वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में एशियाई शेरों के लिए एक उभरता हुआ दूसरा आवास माना गया है। यह अभयारण्य गुजरात में स्थित है, जो कि द्रविड़ शेरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बरदा अभयारण्य में शेरों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विकल्प मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है, लेकिन बरदा विशेष रूप से गुजरात में स्थित है, इसीलिए सही उत्तर है गुजरात। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन दोनों में शामिल है? आपके विकल्प है 1 पंचायतों का आर्थिक विकास, 2 महिलाओं के लिए आरक्षण, 3 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शिक्षा का प्रावधान। देखिए, 73वां संशोधन ग्राम पंचायतों, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, जबकि 74वां संशोधन नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपल संस्थाओं से संबंधित है।
दोनों संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना है। इन दोनों संशोधनों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल है, ताकि महिलाओं को पंचायतों और नगरपालिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। ये आरक्षण विभिन्न स्थानीय निकायों में न्यूनतम 33% सीटों के लिए अनिवार्य है। अन्य विकल्प पंचायतों का आर्थिक विकास 73वें संशोधन में आ सकता है, लेकिन 74वें में विशेष प्रावधान नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शिक्षा का प्रावधान संविधान के अन्य भागों में आते हैं, न कि इन दोनों संशोधनों में। इसलिए सही उत्तर है महिलाओं के लिए आरक्षण। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक संशोधन विधेयक संविधान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है तो उसे किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? आपके विकल्प हैं 1. राष्ट्रपति की सहमति, 2. आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 4. प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार यदि कोई संशोधन विधेयक संविधान के उन प्रावधानों में बदलाव करता है जो राज्यों से संबंधित हैं, तो उसे संसद के अलावा राज्यों की विधानसभाओं में से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति की सहमति संविधान संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन की वैधता पर विचार कर सकता है, लेकिन वह अनुमोदन नहीं करता। प्रधानमंत्री संशोधन विधेयक संसद में पेश करता है, लेकिन अनुमोदन का अधिकार नहीं रखता। इसलिए सही उत्तर है आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।